हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम 6th या 7th ऑफ सितंबर को हो रहा है, जिसके लिए हमने ये रिवीजन सीरीज़ चलाई है फिज़िक्स के MCQ की, जिसकी आज ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने अब तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके उसे देखिए और उसे सॉल्व करके आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। और जिन्होंने वो वीडियो देख ली है तो उनके लिए ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम TGT नेचुरल साइंस, जो कि 26 सितंबर 2021 को फीमेल वाली शिफ्ट में हुआ था, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल्स एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सेकेंड स्टेटमेंट इज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दे रखी हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। ओके, राइट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी कि वो हमेशा कहाँ से निकलेंगी, नॉर्थ से निकलकर हमेशा साउथ पोल में एंटर करती हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो कभी भी दो फील्ड लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, और ये क्या करती हैं, एक क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, जैसे ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती है, और कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है। फर्स्ट इज इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। सेकेंड, its magnetic strength can be decreased or increased. Third, its polarity can be removed or reversing flow of electric current. Fourth, it produces the strong magnetic field. Okay, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होते। ये आपके कैसे मैग्नेट होते हैं, ये टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इसकी हम पोलैरिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और जो ये है, ये परमानेंट मैग्नेट से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। इसके अलावा जो तीनों फोर्स हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ स्प्रिंग और कूलम फोर्स, ये तीनों ही कैसी फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डैश एंड द डैश ऑफ अ सिस्टम टेकन टुगेदर टू फॉर्म। आपको बताना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो ब्लैंक है उसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो फर्स्ट ब्लैंक इसमें क्या आएगा, द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होता है, वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम तो वो क्या फॉर्म हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी is dash dipped into a fluid at rest, the fluid exert and dash force of buoyancy dash the weight of the displaced fluid। आपको बताना है कि इन तीनों ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली फिट होता है। ओके, आई होप कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। सो लेट्स चेक योर आंसर। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a body is partially or fully immersed या dipped into a fluid at rest, the fluid exert an upward, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, डाउनवर्ड नहीं लगता। अपवर्ड फोर्स ऑफ buoyancy वो कैसी होती है, विच इज इक्वल टू
वो किसके बराबर होती है, जो वेट ऑफ लिक्विड होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, उसके इक्वल होती है। ओके, तो ये कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा आपका जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है उसी से क्वेश्चन आया हुआ था। आई होप कि आपको ये सीरीज़ जो है रिवीजन सीरीज के क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, तो आप लोग जो भी इस वीडियो में बने हुए हैं, इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो आपको आपका स्कोर ऑनेस्टली से लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आइरिस। आपको बताना है आइरिस को लेके इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फर्स्ट इज आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आइरिस, द कलर्ड पार्ट दैट वी सी इन द आइज, जो आइज में कलर्ड पार्ट है उसको हम आइरिस कहते हैं। इन लो लाइट कंडीशन द आइरिस एक्सपैंड द प्यूपिल, इन गुड लाइट कंडीशन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। आपको बताना है इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। तीनों सही है, एक सही है या कोई दो सही है। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 एंड 3 ओनली। ओके, जो तीनों ही स्टेटमेंट है ये क्या है अबाउट द आइरिस करेक्ट है। आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, ठीक है, किसी की ब्लूइश अपीयरेंस होती है। और लो लाइट कंडीशन में जो है आइरिस क्या करती है, प्यूपिल को एक्सपैंड कर देती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर एंटर कर सके, और जो गुड लाइट होती है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ गैलीलियन टेलीस्कोप डैश लेंस इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्टिव एंड डैश लेंस इज यूज्ड एज द आईपीस। तो आपको बताना जो गैलीलियन टेलीस्कोप है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस में कौन सा लेंस यूज़ होता है और आई लेंस में कौन सा लेंस यूज़ होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी जो फर्स्ट है। जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंट लेंस होता है, और जो आईपीस है वहाँ पे कौन सा लगता है, डाइवर्जेंट लेंस लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस देन इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देन द पावर। आपको पावर का सिंपल फॉर्मूला बताना है, तो सबको ही पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, p इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रियर फ्रिक्शन दैट क्रॉस पर यूनिट टाइम, तो इसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे ऑब्वियस सी बात है, इसे क्या कहेंगे, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स। ओके, तो आपको बताना है कि इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है और इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है अबाउट द इम्पेंडिंग मोशन वो करेक्ट है। ठीक है, first statement is motion that would take place but does not actually take place under the applied force if friction is absent. Okay, motion that would not take place but actually take place under the applied force if the friction were absent. Third is motion that take place but does not actually take place under no applied force if the friction is absent. इसका जो करेक्ट आपको बताना है कि इम्पेंडिंग मोशन में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, जो इम्पेंडिंग मोशन होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, बट फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं बट जो ये ऑब्जेक्ट है ये मूव अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस टाइम पे, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में इसको एक्ट कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन को नलिफाई ना कर दे। ओके, या इससे ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो इसी केस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज। आपको बताना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ये जो 3 आपको नेचर ऑफ इमेज बता रखा है कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और इनलार्ज बन रही है। तो ये कौन सा केस है, ये केस है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होता है, बिटवीन f एंड 2f के बीच में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हेन वर्क डन इज जीरो। आपको बताना है कि वर्क डन जो है वो किस केस में जीरो होगा। व्हेन द फोर्स ऑफ एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तब वर्क डन जीरो होगा। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन द फोर्स acting on the body is perpendicular to the direction of displacement force, and last when the force makes an angle with the displacement। तो आपको बताना है इन चारों केस में से कब वर्क डन जो है वो जीरो होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वर्क डन कब जीरो होगा, जब जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो कैसा एंगल बनाएगा, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एनर्जी है, वो कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है या मैकेनिकल फील्ड की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है या फिर दोनों तरह से ट्रांसमिट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ 1 and 2। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह भी ट्रांसमिट हो सकती है और मैग्नेटिक फील्ड की तरह भी। ओके, आई होप कि आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करके कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आपका सही जा रहा होता है। ठीक है, तो आपको ऑनेस्टली से अपने स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराऊँ तो मैं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूंगी। तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं न्यूमेरिकल की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँ जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ द विजुअल सिस्टम। आपको बताना है इसमें से ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो पार्ट नहीं करता। एक्वस ह्यूमर, ये भी आई का पार्ट है, करता है। विट्रस ह्यूमर भी करता है, कॉर्निया भी करता है। कैपिलरी नर्व्स जो है वो नहीं करती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज द डैश ओपन्स कम्प्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ डैश। ठीक है, इसमें से क्या रिलैक्स होगा जो कम्प्लीटली ओपन हो जाए। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है इसके अंदर वो है प्यूपिल। प्यूपिल कम्प्लीटली तब ओपन होती है जब आपका आइरिस जो है वो रिलैक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है, एक ट्रू है या दोनों ट्रू है। ठीक है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस, हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट सही है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को ही हम फार साइटेडनेस कहते हैं। बट जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये जो है आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। जो मायोपिया है इसको हम कॉन्वेक्स लेंस से नहीं कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन से लेंस से करेक्ट करते हैं, कॉनकेव लेंस से। मायोपिया मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ तो होता क्या है कि ये आपका आई है, मायोपिक आई में क्या होता है, जो ये आई लेंस है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती और कहाँ बन जाती है, रेटिना से पहले। ठीक है, तो जब आप इस मायोपिक आई वाले पर्सन को कनकेव लेंस वाला चश्मा लगा देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, कनकेव लेंस क्या करती है, लाइट को डाइवर्स कर देती है, तो जिससे क्या होगा, जो इमेज है आपकी वो रेटिना पे फॉर्म होती है। ओके, तो ये केस है। कौन सा लेंस होता है यहाँ पे, कॉनकेव लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर नॉट डिपेंड्स। ठीक है, तो आपको बताना है किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड नहीं करता, इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करता। पहला है लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड, तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ वायर पे, थिकनेस यानी कि क्रॉस सेक्शन पे भी करता ही है। विड्थ ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी ऑफ वायर पे जो है डिपेंड नहीं करता कभी भी। ह्यूमिडिटी की जगह किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जो रेजिस्टेंस है वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और जो ऊपर वाले 3 हैं इन तीनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज वट इज़ द शेप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज़ यूज इन द इलेक्ट्रिक बेल। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक बेल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है उसका शेप कौन सा होता है, क्या वो बार शेप का होता है, सिलेंडर शेप का होता है, रिंग शेप होता है या यू शेप होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यू शेप्ड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज करेक्ट। आपको बताना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप चारों स्टेटमेंट को रीड करें और अपना राइट आंसर जो है वो चूज़ करें। So the right answer is option number 3. If the first finger shows the direction of magnetic field, then the middle finger is the direction of current flow, then the thumb show the force acting on the current carrying conductor. Okay, ये statement सही है, बाकी सारी wrong है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। इतना सिंपल क्वेश्चन भी डिटेल प्लेस भी पूछ लेता है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। सबको पता है कि जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो SI प्रेशर की SI यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर दूँगी आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज़ इफ़ प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज़ इंक्रीज दैन। अगर प्रेशर किसी भी एक पॉइंट पे, लिक्विड के किसी भी एक पॉइंट पे इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा। तो हम सबको पता है कि लिक्विड के किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो वो जो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रेशर एट ऑल अदर पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज इन द सेम अमाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज द प्रेशर ऑफ डैश ऑफ मरकरी इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको बताना है कि कितने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 76 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के केस में इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेन अ बॉडी इज डिप्ड इनटू in a fluid the fluid exert an upward force of buoyancy on the solid। बिल्कुल करेक्ट बात है। सेकेंड, the solid remain in equilibrium if the force of buoyancy is less than the weight of liquid weight of solid। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। जो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता अगर लेस देन होता है तो, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंजर्वेटिव फोर्स। आपको अगेन कंजर्वेटिव फोर्स पे हमने एक और क्वेश्चन किया है, तो ये वाला क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कूलम्ब फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। लेट्स चेक द आंसर। सो द राइट आंसर इज बोथ ऑल। सो द राइट आंसर इज ऑल 3 आर कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कूलम्ब फोर्स और फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ये तीनों ही क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया है। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और इसी तरह फिजिक्स भी पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू।